महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। घुसपैठियों के खिलाफ 2 शहरों में एसआईटी की जांच। फर्जी आधार पर पैन कार्ड, पासपोर्ट बरामद हुए हैं। जांच के दायरे में कई सरकारी ऑफिसर्स और नेता वोट बैंक बढ़ाने के लिए बनवाए जाते हैं फर्जी दस्तावेज। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। और इन दस्तावेजों को बनाने के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बसाने की साजिश कर रहा है। कई बांग्लादेशी तो ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से भारत में अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे, मगर जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो सारे राज उगल दिए। पुलिस को इन घुसपैठियों से ऐसी जानकारी मिली है जो आपको भी हैरान कर देगी। TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के सारे राज परत दर परत खुलते चले जाएंगे। ऑपरेशन ढाका। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए। ग्राउंड से सनसनीखेज खुलासा। यह माया नगरी मुंबई है। यहाँ के इन गलियों में, इन मोहल्लों में, इन इलाकों में लाखों लोगों का बसेरा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग अपनी किस्मत की गठरी बांधकर इन गली मोहल्लों में आते हैं, फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनकी पहचान उनकी परछाई में छिपी होती है। ये वो लोग हैं जो मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से लंबा सफर तय करके इन इलाकों में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर वो अपना नाम बदलते हैं, पहचान बदलते हैं और फिर भीड़ में गुम हो जाते हैं। कोई बांग्लादेश को कॉल नहीं करता, वही लोग करते हैं जो बांग्लादेश के हैं। 70 से ज़्यादा केसेस है और अभी भी जो केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं, अच्छे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो वो कैंसिल किए जाएंगे। TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। ये लोग भी मुंबई की उन्हीं गलियों और मोहल्लों में रहते हैं जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। हो सकता है इनमें से कोई चेहरा ऐसा हो जिसे आप पहचानते हो सकता है इनमें से कोई आपको मुंबई के किसी नुक्कड़ पर कभी चाय पीते हुए दिखा हो, या हो सकता है इनमें से कोई आपका पड़ोसी रहा हो, क्योंकि ये सब लोग मुंबई में लंबे वक्त से रह रहे थे और इनके पास वो सारे दस्तावेज थे जो इन्हें भारत का नागरिक बताते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये सब लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। मुंबई पुलिस द्वारा पकड़े गए ये बांग्लादेशी मानखुर्द, घाटकोपर और नाला सोपारा के साथ वसई मीरा रोड में रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में रहने के साथ इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक तरीके से बनाए गए थे। अपनी पहचान को साबित करने के लिए इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखाए वो सब फर्जी निकले। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट भी फर्जी। फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाला एक सिंडिकेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। इस सिंडिकेट में हर फेक डॉक्यूमेंट का रेट फिक्स है। एक बार आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों के फेक डॉक्यूमेंट की रेट लिस्ट बताते हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवाने का रेट 5000 से 10,000 रुपए। फर्जी राशन कार्ड बनवाने का रेट 5000 से 10,000 रुपए। फर्जी डोमिसाइल बनवाने का रेट 10,000 से 15,000 रुपए। फर्जी पैन कार्ड बनवाने का रेट भी 5,000 से 10,000 रुपए। और अगर किसी घुसपैठिए को विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना हो
तो वो 50,000 से 1 लाख रुपए देकर तैयार किया जाता है। फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाला सिंडिकेट इन घुसपैठियों से पैसे वसूलता है और इन्हें गैर कानूनी तरीके से भारत का नागरिक बनाने की गारंटी देता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन डीपली चालू है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनका कोई लीडर है, अगर एजेंट कोई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी अभी चालू है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। TV9 भारतवर्ष के पास कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज की कॉपी है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर घुसपैठियों को भारत में बसाने के पीछे कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जरा इन फेक डॉक्यूमेंट पर नजर डालिए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी पासपोर्ट। हमने इन घुसपैठियों के एक एक दस्तावेज को स्कैन किया, हर डॉक्यूमेंट की बारीकी से पड़ताल की। नतीजा, कागज भी फर्जी और पहचान भी फर्जी। फर्जीवाड़ा करके मुंबई में रह रहे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इस बार पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहे। इनके पास से पुलिस को जो मोबाइल फोन मिले, उन्होंने इनके ढाका कनेक्शन की पोल खोल कर रख दी। फोन रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि ये लोग व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लगातार बांग्लादेश में अपने सगे संबंधियों के संपर्क में थे। बांग्लादेश का जो कोड है वो 0088 है और यहाँ पर एक नंबर है 0088019993, इसके आगे के नंबर्स हैं 88+88019007 इसके आगे के नंबर हैं। ये लगातार अपने वहाँ बांग्लादेश के जो इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। बसेरा मुंबई में और संपर्क ढाका में। मुंबई पुलिस इन घुसपैठियों के इस ढाका प्रेम वाली कहानी की परतों को खोलने में भी जुटी है। साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के जिन जिन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकानों की खबर मिल रही है, वहां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि अभी महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह के घुसपैठियों के होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नासिक और अमरावती जिले में 2 SIT बना दी है। अंदेशा है कि इन 2 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है। इसके अलावा ATS से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उत्तर मुंबई में पिछले कुछ वक्त में इनकी तादाद तेजी से बढ़ी है। उत्तर मुंबई के बोरीवली, MHV कॉलोनी का गणपत पाटिल नगर, मालवणी का अंबुजवाड़ी और दहिसर इलाकों के स्लम्स में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रहने लगे हैं। वहीं नवी मुंबई में पनवेल, नेरुल और उरन इलाकों में 12 से 15 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात कही जा रही है। 270 से ज़्यादा केसेस है और अभी भी जो केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं उसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि उसमें पूरा उसकी तह तक जाएं और उसमें पूरा जिसमें जिसने मदद किया है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद है, लॉजिस्टिक मदद है, डॉक्यूमेंट्स बनाने की मदद है, उस सबको पूरा हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के कुछ दूसरे इलाकों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के तेजी से बसने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन के अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल के बांग्लादेशी नागरिकों का
जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आरोप है कि अमरावती और मालेगांव में 2500 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा चुके हैं। यानी जो लोग कभी इस देश के नागरिक थे ही नहीं, उनके यहां पैदा होने का सबूत तैयार कर दिया गया। किरीट सोमैया ने इसके पीछे वोट जिहाद को मकसद बताया। जो मालेगांव में 2200 करोड़ रुपया आए जो बैंक घोटाले में वोट जिहाद, वो पैसे का भी यहाँ उपयोग हो रहा है। वो पूरा रैकेट है। कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी गई, लेकिन अब सरकार के ध्यान में आया है तो आगे जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे उसका पूरा 100% वेरिफिकेशन होगा। भले ही बॉर्डर पार करके आए बांग्लादेशी नागरिक गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में छिपे हों, मगर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस इस तरह के घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है। पिछले 3 वर्षों में मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। 2022 में मुंबई पुलिस ने 147 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 21 को डिपोर्ट किया गया। 2023 में 368 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 68 को वापस भेजा गया। वहीं पिछले साल 2024 में 413 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, जिनमें से 133 को वापस उनके देश भेजा गया। पिछले 3 वर्षों में मुंबई पुलिस ने कुल मिलाकर अवैध रूप से रह रहे 928 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह नेटवर्क सिर्फ फर्जी दस्तावेजों और महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग अलग SIT का गठन कर चुकी है। वो दोनों टीमें इस गैर कानूनी खेल से जुड़े हर मोहरे और हर बड़े खिलाड़ी को दबोचने की पुरजोर कोशिश में लगी है। जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। तो इस पूरे मामले में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो दावा किया जा रहा है। फिलहाल अभी जांच चल रही है। बड़े स्तर पर इस बात को देखा जा रहा है कि कैसे कोई सिंडिकेट अवैध रूप से जो घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं उनको ये दस्तावेज मुहैया करा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग, हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम ये चर्चा शुरू करें उसके पहले हम जाएंगे जयप्रकाश सिंह जो कि हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। और देखिए, विनोद बंसल आपको नजर आ रहे होंगे, VHP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीधे जयप्रकाश के पास चलते हैं। जयप्रकाश, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या फैक्ट्स महाराष्ट्र से अभी तक सामने आए हैं? जो सरकारी जांच हुई है उसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए रवि, काफ़ी जानकारियां मिली हैं। मालेगांव की बात करें, अमरावती की बात करें, या फिर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जो 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए जो नाला सोपारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे, उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जो 0088 ये बांग्लादेश का कोड नंबर है और इस कोड पर ये CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड जब निकाली गई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं कि ये बांग्लादेश लगातार ये जो नागरिक हैं जो घाटकोपर और नाला सोपारा में रहते थे वो बात कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भारत में रह रहे हैं तो बांग्लादेश किससे बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में इनका कौन रिश्तेदार है, कौन इनका जो है वहां पर नात रिश्तेदार है, रहता है, दोस्त है? इसका मतलब साफ है कि ये नागरिक जो है वो बांग्लादेश के हैं। भारत में ये आए कलकत्ता के रास्ते और वहां पे आने के बाद वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, मुंबई आए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल सब कुछ इन्होंने बनाया। तो इसीलिए
मुंबई पुलिस ने अलग अलग ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। 150 से ज़्यादा जो है विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, कोर्ट में उनकी रिमांड चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार इसमें हाई अलर्ट मोड पर है। 2 SIT गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, पहली मालेगांव के लिए, दूसरी अमरावती के लिए। अमरावती में भी 1450 एप्लीकेशन जो आए उसमें 1400 एप्लीकेशन जो है उसकी जांच, उसकी छाननी की जा रही है। मालेगांव में करीब 3000 एप्लीकेशन की जो है छाननी की जा रही है, यानी कि उसको चेकिंग किया जा रहा है, रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। और SIT के 7 अधिकारी मालेगांव में जो है इस पूरे मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें जो है अपने आप में इशारा कर रही हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं और एक सिंडिकेट भी हो सकता है जिसकी जांच चल रही है। मेहमानों का रुख करते हैं विनोद बंसल साहब। ये देखिए, दिल्ली में पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू की। कई बांग्लादेशी इस तरह के सामने आए थे जो रह रहे थे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, यह दावा किया गया। अब महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और अब इस मामले में जांच चल रही है। ये खबर या इस तरह के तथ्य या इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें जो सामने आई हैं, वो आपको ज्यादा हैरान कर रही हैं या ज्यादा परेशान कर रही हैं? रवि जी, सबसे पहले तो आपकी इंडियन भारत की टीम मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ काम किया है, इस तरह की सारी चीजों को खुलासा किया है। और मुंबई पुलिस को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद में अभी तक लगभग जो है वो 900 साढ़े 900 लोगों को जो है नैब कर लिया और सैकड़ों लोगों को देश से पार कर दिया। मुझे लगता है कि ये इस काम को शेष राज्य सरकारों को भी द्रुत गति से करना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह कि देखिए, जिन इलाकों में ये लोग छुपे होते हैं या जो लोग इनको प्रश्रय देते हैं वो कौन लोग हैं, इस बात को बड़े आराम से कोई समझ सकता है कि बसई दारापुर, घाटकोपर, मीराबाग, बोरीवली और ये जो आपका मलबड़ी, अरुणा, पानवेल, ये जो क्षेत्र है सारे ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और यहाँ पर इनको लाने का, बसाने का, उनको प्रश्रय देने का और उनको प्रोटेक्शन देने का और उनको फर्जी आधार कार्ड और ये सब ID बनाने का काम वही मुस्लिम इस्लामिक जिहादी तत्व करते हैं। आप देखिए कि देश की सुरक्षा को किस तरह से ये जो चूना लगा रहे हैं, ये इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। और पीछे हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो सेना का जो कैंप था उसके बगल में ये लोग बसे हुए थे। आपको याद होगा, उनको फिर वहां से खदेड़ा गया और यहाँ दिल्ली में आकर के ये फिर वापस डेरा डालने लगे। और अभी जब वो 2008 में जब पहली बार बेसिकली जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए थे, तो यहाँ पर बसंत कुंज में जो UNHRC का दफ्तर था, UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का दफ्तर था, वहाँ पर हजारों की संख्या में डेरा डाल दिया था। मैंने रात को 12:30 बजे करीब एक मेल भेजा था जो सारे देश दुनिया के सभी इंटरनेशनल एजेंसीज को भी अलर्ट किया था कि अगर इनको भारत में बसाया गया तो इससे बड़ा खतरनाक कोई खेल नहीं हो सकता। तो अभी भी देखिए किस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। देखिए देश के संसाधन और देश की ये जो अपने संस्कृति पर तो धावा बोल ही रहे हैं, देश के जो लॉ एंड ऑर्डर को तो चैलेंज कर ही रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से खतरा ये पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ इनको पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रवि जी के उन सारे नेटवर्क को नैप करके उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, जो इनके पैरोकार हैं, ठीक है, जिनको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक भी, लीगल भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रशीदी साहब, सुना आपने बंसल साहब को, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? वो कौन सा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो अवैध रूप से आ रहे बांग्लादेशियों को सालों से बसा रहा है, न बसा रहा है सिर्फ, बल्कि उनको वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें दे रहा है? क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है? देखिए, विनोद बंसल की बात सहमत नहीं होता, लेकिन आज मैं इनकी बात से वाकई सहमत हूँ जी। सवाल ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जिन रास्तों से ये लोग घुसपैठ करते हैं, क्या वो हमारे रास्ते सेफ नहीं है? क्या वहाँ की हमारी जो फोर्सेस हैं, बॉर्डर फोर्सेस, क्या उनको जानकारी में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं? ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं, क्योंकि जानकारी ये मिलती है कि जो बॉर्डर्स के रास्ते हैं, आसाम है या कोलकाता जो रास्ता है, वहां से। अच्छा रशीदी साहब, देखिए रशीदी साहब, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा। एक छोटा सा अपडेट हम देते चलें, आप भी सुनिए वो खबर कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस पर बड़ा दावा किया। घुसपैठियों के दस्तावेज को लेकर यह दावा किया है, मालेगांव की तरह अमरावती में भी बनाए जा रहे हैं फर्जी दस्तावेज और अंजन गांव सुरजी तहसील में बनाए जा रहे हैं फर्जी दस्तावेज। अमरावती मामले में भी सरकार ने SIT गठित की है। ये किरीट सोमैया ने आरोप, एक तरीके से बयान दिया है और खुद किरीट सोमैया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं।
किरीट सोमैया जी, टीवी9 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। ये जो आप कह रहे हैं, जो बयान हम आपका दिखा रहे हैं, जो दावा है घुसपैठियों को लेकर एक कि बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अवैध तरीके से भारत में, महाराष्ट्र में खासकर बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं? वास्तव में आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी 2 SIT बनाई है, एक है मालेगांव और अब दूसरी अमरावती। मालेगांव में 2 बार जाके आया, अभी सोमवार को अमरावती जा रहा हूं। 1.5 महीने पहले मालेगांव में वोट जिहाद के पैसों का घोटाला, फंडिंग घोटाला निकाला। 2200 करोड़ रुपया मालेगांव में आया, सिराज मोहम्मद और मोहम्मद बगार, और ये पैसे में से 380 करोड़ रुपए ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को भारतीय बनाने के लिए खर्च हो रहा है। मालेगांव में हमने देखा 2-4 महीने में 1100 बांग्लादेशी रोहिंग्या को उनका जन्म मालेगांव में हुआ, ऐसा सर्टिफिकेट दिए गए। अब अमरावती के अंजन गांव सुरजीत छोटा सा शहर है, वो पूरी तहसील की बस्ती 1,60,000, मुस्लिम जनसंख्या 28,000, 1480 ये एप्लीकेशन आए, उसमें से 1440 बांग्लादेशी रोहिंग्या के हैं। तो ये एक नया रैकेट लोकल पॉलिटिशियन जैसे मालेगांव की सांसद जो बचाओ, उन्होंने कांग्रेस की सांसद है, अभी के विधायक, पहले के विधायक, और वहां पर एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है, एक बांग्लादेश बॉर्डर का एजेंट, ये 5 लोग मिलाकर इस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को पनाह दे रहे हैं, उनको भारतीय जन्म बर्थ डेट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गए कुछ दिनों में 100 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। मैं चाहता हूं कि मालेगांव और अंजन गांव में जिसको इस प्रकार से सर्टिफिकेट मिले, उन सबको बांग्लादेश भेजा जाएगा। जी, तो आपका दावा है कि एक सिंडिकेट के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, और जो 2 मामले आपने बताए उसको लेकर भी SIT गठित की गई सरकार के द्वारा। सोमैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो किरीट सोमैया जो कि कह रहे थे कि किस तरह से SIT गठित करके इस मामले की जांच की जा रही है। साजिद रशीदी के पास वापस चलते हैं। रशीदी साहब, अपनी बात पूरी करिएगा। और जो कि बंसल साहब और आपने सुना कि किरीट सोमैया भी कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि मुस्लिम इलाकों में ऐसे घुसपैठिए छुपते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है? वो डेंस पॉपुलेशन में उनको जेल कराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारी फोर्सेज इतनी मजबूत हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये घुसपैठिए आते कहां से हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। दूसरी बात, जब ये आ जाते हैं अंदर हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर, तो आने के बाद इनके वोटर ID कार्ड कौन बनाता है, इनके पहचान पत्र कौन बनाता है, इनके बैंक अकाउंट कौन खुलवाता है, इनके पासपोर्ट कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। और इसके लिए गहरी चिंता होनी चाहिए देश के हर देशवासी को, और इसके लिए बाकायदा मुहिम के तरीके पर काम करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के दस्तावेज इनके बनाते हैं। हम जो देश के नागरिक हैं, पहचान पत्र बनाने में, पासपोर्ट बनाने में हमारे जो है पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो आदमी बाहर से आता है, नहीं, क्योंकि आप ओरिजिनल बनाते हैं ना, आप इस देश के निवासी हैं, आप पक्का काम करते हैं, और जो बातें आ रही हैं वो फेक ID कार्ड बनाने की हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि हमारे पास सारे दस्तावेज ऑलरेडी होते हैं, फिर भी हमारे पसीने छूट जाते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता, उनका पहचान पत्र भी बन जाता है, उनका राशन कार्ड भी बन जाता है, उनका पासपोर्ट भी बन जाता है। ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सवाल ये नहीं कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनका ये बनता है, सवाल ये कि बनाने वाला कौन है। बनाने वाले चूंकि हमारे देश के वासी होंगे यकीनी तौर पर। नहीं, ठीक है, आपने ये सवाल उठाया। बंसल साहब इस पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विनोद बंसल साहब, सारी चीजें जांच का विषय है, इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं। बंसल साहब, 2 सवाल हैं, एक तो ये घुस कैसे गए, और दूसरा घुस गए तो इनको कौन ये सब डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा रहा है, इनको यहां रचा बसा रहा है?
रवि जी देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर या सरकार पर लालचन लगाना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये तो बड़ा आसान काम है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं फेल्योर तो है। ये देखिए, सिक्योरिटी में जो कहीं ब्रीच करके तो आते हैं लोग, ऐसे कैसे आ जाएंगे? मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात को भी ये मौलाना साहब को भी सहमत होना पड़ेगा, जिससे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं ये। मैंने साफ साफ कहा कि ये मुस्लिम बस्तियों में ही छुपते हैं। आखिरकार मुसलमान जो उलेमा हैं, मुस्लिम जो संगठन है या जो मुस्लिम पार्टियां हैं, मुसलमान पार्टियां जो हैं, वही तो इनको प्रश्रय देती हैं। आखिरकार ये जो रेट लिस्ट तय की है, वो किसने तय की है? मैं कहूंगा आपके अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो नाम हो जिन्होंने ये रेट लिस्ट तय की। बंसल जी, एक चीज पे मैं चाहूंगा आपसे क्लैरिटी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर वीएचपी की तरफ से कहें या दूसरे संगठनों की तरफ से, खासकर हिंदू संगठनों की तरफ से, ये कहा जाता है कि ये एक डेमोग्राफिक चेंज की साजिश है। बांग्लादेश से आया व्यक्ति घुसपैठ तरीके से कोई भी हो सकता है। देखिए, वो हिंदू आइडेंटिटी से भी यहां रह सकता है, इसमें तो आप भी मना नहीं कर सकते। जब उसे फर्जी कार्ड ही बना के रहना है तो वो हिंदू आइडेंटिटी भी बना के रह सकता है। तो फिर ये जो आप डेमोग्राफिक चेंजेस का षड्यंत्र बताते, इसका ग्राउंड क्या है? इस बात का क्या मतलब है? और ये क्या इंडिकेशन आप या क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो जनसंख्या जिहाद है और जो लैंड जिहाद है, ये दोनों तरह के जिहाद जो है ना एक साथ चलते हैं इससे। और वो उन जिहादों की पूर्ति जो है ना, वहाँ के जो मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी नेता हैं, वो सब करते हैं इस बात को लेकर के। आप देखिए कि ये जो इनको बुलाने का काम, कोई व्यक्ति ऐसे तो आ नहीं सकता। कहीं ना कहीं जैसे मौलाना साहब ने भी कहा, कभी लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और लोकल सपोर्ट कौन करेगा? क्या कोई हिंदू इनको लोकल सपोर्ट करेगा? क्या नहीं करेगा? मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान इनको लोकल सपोर्ट कर रहा है, अगर क्या मतलब है, कर ही रहे हैं। और आप देखिए कि उनको राज्य सरकारें भी कुछ स्थानों पर मदद कर रही है। जैसे दिल्ली में देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद जो वहाँ पर उनके लिए जो बस्ती बना दी। अब दिल्ली के जो खुद जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं और दिल्ली का जो मंत्री रहे, विधायक रहे, वो व्यक्ति खुद जाकर के उन बस्तियों में पैसे बांट रहा है। उनको फ्री की बिजली और फ्री का पानी और फ्री की सारी सुविधा है, ऊपर से 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी भी दे रहे हैं। आखिरकार कौन दे रहा है भाई? यही तो पूछ रहा हूँ, कौन दे रहा है? आप सरकार पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे कि कौन दे रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बड़ा साफ कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में अपने जो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने किया ना इस काम को। बीजेपी की सरकार आने से पहले तो इतने ज्यादा लोगों ने नहीं पकड़ पाई। मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार ने इसको नेब किया। और मैं कहता हूँ देखिए, गलती किसी की भी हो, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। किसने किया? ठीक है, रशीदी साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। रशीदी साहब इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको हम बताते चले। देखिए, टिस की स्टडी से महाराष्ट्र की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज टिस की तरफ से कहा गया है। और 2051 तक 54% से कम हो जाएंगे हिंदू। टिस की इस रिपोर्ट में इस दावे में कहा गया है 2051 तक 30% हो जाएंगे मुस्लिम, और 1961 में महज 8% थे मुस्लिम, यानी मुस्लिम आबादी की 8% ही संख्या थी। तो ये टिस की रिपोर्ट है और क्या बड़ी बातें हैं टिस की इस रिपोर्ट में, इस दावे में, उस पर भी गौर करते हैं बिग वॉल के माध्यम से। टिस की चौंकाने वाली ये रिपोर्ट ईयर वाइज देखिए ये किस तरीके से इसमें बताया गया है। आप ये 2000 के नंबर्स देख रहे हैं, 2051 और इधर 2061। सबसे पहले 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखिए 66% और 21%, यानी 66% हिंदू और 21% मुस्लिम, ये यहां पर आबादी दिख रही है। इसमें डिफरेंस की बात करें, आप देखिए अंतर अगर देखते जाएं, आप 51 की बात करें और 1961 की बात करें, 1961 में ये गैप बहुत था, 88% हिंदू 8% मुस्लिम। अब आगे बढ़िए 11 में आइए 66, 21 और 51 में आइए तो 54%, ये अनुमानित, यही टिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कही गई है, और 30% जो है वो मुस्लिम होंगे। अब डिफरेंस आप देखिए हिंदुओं में कि 51 आते आते 34% वो माइनस यानी कम हो जाएंगे, और मुस्लिम आबादी 22% बढ़ जाएगी। ये टिस की रिपोर्ट है। जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जयप्रकाश, ये जो टिस ने रिपोर्ट दी है, इसका ग्राउंड क्या बताया, क्या सर्वे किया गया, क्या वो इसमें कैलकुलेशन या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दावा कर रहे हैं? मतलब इसका आधार क्या है ये बात कहने का कि इतना बड़ा अंतर आ जाएगा हिंदू और मुसलमान की आबादी में? और ये क्या महाराष्ट्र के आंकड़े हैं या फिर पूरे देश को लेकर ये कहा गया है?
देखिए रवि, ये आंकड़े पूरे देश के हैं। जहां तक महाराष्ट्र की भी बात की जाए तो विधानसभा वाइज जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव होते हैं उसमें एक सेंसेक्स बनता है और ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से कहा गया है। लेकिन अभी अगर 2021 का जो सेंसेक्स है वो बनता है तो उसके बाद ये जनसंख्या कितनी बढ़ेगी इसका इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हम मलाड की बात करें, वहाँ मालवनी की बात करें तो एक समय वहाँ पर जो जनसंख्या थी उसमें जो अंतर था वो 60%, 70% वहाँ पर आबादी जो है एक विशेष वर्ग की थी, हिंदू वर्ग की, और 30% आबादी वहाँ पर मिक्स आबादी थी। लेकिन अभी वहाँ पर जो आबादी है, अगर उसमें मालवनी इलाके को जोड़ दिया जाए, मारवे को जोड़ दिया जाए, तो माइनॉरिटी जो है वो वहाँ पर बढ़कर करीब 45% हो गए। तो इस तरह से इसका आंकड़ा जो है जोड़ा गया है। अगर मैं बात करूँ SIT के जाँच की, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है मालेगांव में और अमरावती में, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाए किसने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का जो मेन आका है, जो रैकेट चलाने वाला, सिंडिकेट चलाने वाला, वो कौन है, कितने ये जो रेट कार्ड है वो हमें पुलिस के सोर्सेज से पता चले हैं कि 5,000 रुपये में आपका आधार कार्ड बन जा रहा है, 9,000 रुपये में आप अपना वोटिंग ID कार्ड बना दे रहे हैं, 50 से 1 लाख रुपये में, 50,000 से 1 लाख रुपये में आप अपना पासपोर्ट बना दे रहे हैं। मैं एक आपको इसमें एक मेरे पास पेपर है जिसमें मालेगांव में रहने वाला एक युवक सूरत से यानी कि गुजरात से अपना पासपोर्ट बना ले रहा है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे हैं? एक डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़े सवाल हैं और महाराष्ट्र पुलिस के सामने, सरकार के सामने भी ये बड़े सवाल है। रशीदी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात तो पूरी करिए। और साथ ही ये जो टिस की रिपोर्ट है ये भी बहुत चौंकाने वाली है कि डेमोग्राफी 2051 आते आते पूरी बदल जाने वाली है और मुस्लिम आबादी 22% से ज्यादा बढ़ जाएगी, हिंदू आबादी 30% से ज्यादा घट जाएगी। ये क्या इंडिकेशन है? ये टिस की रिपोर्ट है, ये किसी सरकार की या किसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, घुसपैठियों की वजह से हमारी जनसंख्या का बढ़ना ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए, जैसे हिंदूवादी तंजीमें या राजनीतिक पार्टियां इसका हिंदू मुस्लिम या फिर मुसलमान की नज़र से देखते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझसे मदद भी चाह रहे हैं कि घुसपैठिए ना आए और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो ये तो दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी ना मेरे भाई। आप कम से कम देश के हर नागरिक को, हमारे चिंता का विषय है, मैं भी समझता हूं इसको चिंता का विषय है, तो हम दोनों को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। आप मुझे चोर भी बताएं और आप मुझसे मदद की उम्मीद भी रखें, ये दोनों चीजें नहीं जो तथ्य हैं, अगर इस बात जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उसको तो रखना पड़ेगा ना। मुस्लिम करना छोड़िए, रशीदी साहब, उस पे बात करनी पड़ेगी। अगर टिस ने ये रिपोर्ट दी है भाई, जिसमें वो एक सोशल स्टडी कर रहे हैं, मेरी बात इस देश में जब जातीय जनगणना की बात होती है तब तो आपको कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर कम्युनिटी वाइज काउंटिंग है या एक प्रोबेबिलिटी है, उस पर बात तो हो सकती है इस देश में। उसमें क्या आपत्ति है आपको? सुनिए मेरी बात सुनिए, जाति जनगणना हो या धार्मिक आधार पर जनगणना हो, इससे ना मुझे ऐतराज है ना आपको ऐतराज होना चाहिए। बात यहां घुसपैठियों की हो रही है। घुसपैठियों की वजह से अगर हिंदू मुसलमान होगा तो यही तो आरोप लगाया जा रहा है ना, आपस में लड़ने वाली। अरे इसमें एक एंगल यही घुसपैठियों की वजह से। अरे रशीदी साहब, इसमें अभी आपने बंसल साहब को सुना ना, वही आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एक प्लान्ड वे, मेरी बात पूरी हो जाए तो बात करो ना। डेमोग्राफिक इंबैलेंस करने की कोशिश हो रही है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं यही पूछना चाह रहा था। अरे भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं अपने व्यूअर्स तक आप मेरी बात पूरी क्यों नहीं जाने देना चाहते मेरे भाई? क्या वजह है कि बीच में मैं 10 सेकंड बोलता हूं? चलिए बात पूरी करिए, मेरी बात उत्तर दीजिए। मैं इस चिंता को लेकर बैठा हूं, मेरे मन में ये चिंता है। आप मेरी चिंता तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर घर के 2 फर्द हैं, 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों को, दोनों भाइयों को मिलकर लड़ना पड़ेगा ना इस कमी से, इस बुराई से। घुसपैठिया ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। घुसपैठिया तो हमारे देश में घुसकर मुझे भी नुकसान करेगा और विनोद बंसल को भी नुकसान करेगा। तो मेरा मानना यह है कि हम दोनों भाई मिलकर क्यों ना लड़ें इस पर। हम घुसपैठियों की वजह से हिंदू मुसलमान क्यों बने? हमारे दोनों के लिए वो चिंता का विषय है। तो इसमें डेमोग्राफी को राजनीतिक तौर पर या मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से जब हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं देश के मुसलमान को यह लगता है कि मुझे बुरा भला कहा जा रहा है उन घुसपैठियों की वजह से, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, जो मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको हिंदू मुसलमान मत करो,
हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत रास्ते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत तरीके हैं। इसका राजनीतिकरण करना ये मैं समझता हूँ ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसको खुले तौर पर कहिए, जो भी घुसपैठिया है उसको हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उस घुसपैठिए को बाहर निकालने की कोशिश करें। और जितने जहां जिन इलाकों में घुसपैठिए हैं, मुसलमान से भी कहिए, हिंदू से भी कहिए कि दिल खोलकर उनको बताएं कि साहब ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन से रह रहे हैं। तो हर आदमी उसकी रिपोर्ट बताएगा आपको। आप हमें ही गालियां देना शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्यों बताएंगे भाई कौन कहां रह रहा है? अगर इस मामले में हम तो बदनाम है ही, इस मामले में एक्शन होता है, ऐसे लोग आइडेंटिफाई करके निकाले जाते हैं, तो आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं मेरे भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप सरकार के चलिए इस पे हम विनोद बंसल से भी लेंगे ओपिनियन, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय। ठीक है, ओपिनियन लेंगे उनका हम, विनोद बंसल का भी। और देखिए, मुंबई बीजेपी के सचिव ने मुंबई के सीपी को पत्र लिखा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग की है। घुसपैठियों की जानकारी देने के लिए हो टोल फ्री नंबर। आम लोग अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जानकारी दे सकेंगे। भारत के लोगों के लिए सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं घुसपैठी और समाज में आपराधिक गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और बांग्लादेशियों पर कहां एक्शन हुआ है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। अब तक जो कुछ भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कार्रवाई के दौरान, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में जिस तरीके से वेरिफिकेशन शुरुआत की गई थी। दिल्ली की बात करें तो देखिए, यहां पर 100 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है अभी तक, और 500 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की गई है। मुंबई की बात करें तो 300 से ज्यादा बांग्लादेशी यहां गिरफ्तार किए गए। 160 को बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। तमिलनाडु में 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, 3 बांग्लादेशी यहां गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशियों की घुसपैठ की बात कही गई है। और यहां पर देखिए कि 7,335 अवैध झुग्गियों की पहचान भी की गई है। गुजरात की बात करते हैं, अहमदाबाद में 50 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। 200 से ज्यादा से पूछताछ की गई है। जेपी हमारे साथ जयप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है, क्या ये कुछ जिलों तक महाराष्ट्र में है या फिर पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से एसआईटी गठित करके आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों के लिए? रवि, देखिए, मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस इस मामले में महाराष्ट्र सरकार जो है वो दिखा रही है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और 36 जिलों में ये कार्रवाई चल रही है। अगर मैं आपको कहूं कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई, विनय चौबे जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उनसे हमारी बात हुई, तो वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है अगले कुछ दिनों में और होनी है। एक जो बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक है जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से रह रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार तत्पर है। यही वजह है कि 2 जिलों में जो है अभी एसआईटी गठित की गई है, जहां से बड़ी शिकायत आई है, अमरावती और मालेगांव। इसके अलावा और भी कुछ जिले हैं जहां से शिकायतें आ रही हैं। कोल्हापुर में कार्रवाई की गई है, नवी मुंबई में हुई है, इसके अलावा कल्याण में हुई है, वसई विरार में हुई है। मुंबई में तो लगातार ये छापेमारी और कार्रवाई जारी है। एक स्पेशल टीम सभी पुलिस स्टेशन में बनाई गई है जो विदेशी नागरिक हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी पड़ताल करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। रशीदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर दिल्ली आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी के नेता मंत्री फर्जी वोट बनवा रहे हैं और बीजेपी दिल्ली चुनाव में हेरफेर कर रही है। प्रवेश वर्मा के बंगले से 33 वोट के एप्लीकेशन, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। सांसद जयप्रकाश 13 मूर्ति पता है, वहां से 25 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो, आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो?
ये तरीका है आपका चुनाव लड़ने का? ये चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं, चेक कीजिए इन पदों पर। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उन लोकसभा के चुनावों में इन पदों पे कितने वोट थे? 15 दिन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन दी गई है वोट बनवाने के लिए, पिछले 15 दिन में। इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। संजय सिंह के आरोप। और दिल्ली में 2024 में अपराध में गिरावट। एक और खबर आ रही है दिल्ली से जुड़ी हुई। साल 2023 के मुकाबले 2024 में अपराध में कमी आई है। लूट, हत्या, रेप, छेड़खानी जैसे अपराध घटे हैं, ये पुलिस का दावा है। दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी करके ये जानकारी दी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, क्या कहा गया है दिल्ली पुलिस के इन दावों में, इन आंकड़ों में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो पिछले कुछ दिनों से, जब से चुनाव शुरू होने वाले थे उससे पहले लगातार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। देखा होगा आपने अरविंद केजरीवाल भी कई मौकों पर जहां मर्डर की वारदातें सामने आई, जहां लूटपाट की वारदातें सामने आई, वहां पर मौके पर गए, पीड़ित परिवार से मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसके बाद आज दिल्ली पुलिस की तरफ से साल 2024 और साल 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साल 2023 में कत्ल की जो 506 मामले दर्ज हुए थे, इस बार पिछले साल 2024 में वो मामले घटकर 504 पर आ गए। साल 2023 में लूट के 654 मामले थे, लेकिन साल 2024 में घटकर 1510। इसी तरीके से महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ के मामले थे वो साल 2023 में 2345 और साल 2024 में 2037 के करीब। यानी कि जो आंकड़े हैं, यानी कि जो वारदातें हैं वो घटती जा रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से दुरुस्त दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।